परम आदरणीय कुलपति मैम के से कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। सर आ गए हैं मुख्य अतिथि सर। हमारे प्रिय गुरु आ गए हैं। जी जी मैम, जी मैम। खुश रहो, ये हमारा बेटा है। शुरू कीजिए। जी मैम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में स्थापित बाबू जगजीवन राम पीठ के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बाबू जगजीवन राम पीठ ब्राउस द्वारा राष्ट्रीय वेब स्मृति परिसंवाद सामाजिक न्याय और बाबू जगजीवन राम का प्रिय और सबसे पसंदीदा विषय सामाजिक न्याय एवं बाबू जगजीवन राम उत्कृष्ट शोध आलेख पुरस्कार प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने लेखक, चर्चित लेखक डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान सर हैं, जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन हमें मिलेगा। माननीय कुलपति मैम का आशीर्वचन हम लोगों को मिलेगा और साथ में छात्र कल्याण अधिष्ठाता और बाबू जगजीवन राम पीठ के आचार्य प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर का हम लोगों को सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम में विजेता भी जुड़े हुए हैं, जिनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाना है और यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब मैं कार्यक्रम के स्वागत एवं विषय प्रवर्तन हेतु बाबू जगजीवन राम पीठ के आचार्य, वरिष्ठ मीडियाविद, शिक्षाविद प्रोफेसर शैलेंद्र मणि सर को आमंत्रित करता हूं कि सर मार्गदर्शन कर अनुग्रहित करें। प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामशंकर जी। जैसा कि आपने बताया कि इस वेब गोष्ठी और वेब समारोह के दो कार्यक्रम हैं। एक तो आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी, जो विषय विशेषज्ञ के रूप में सामाजिक न्याय और बाबू जगजीवन राम पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, और दूसरा पार्ट उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो बाबू जगजीवन राम पर, जिन लोगों ने अपने विचार के माध्यम से जो पुरस्कृत हुए हैं, उन 4 लोगों को भी आज आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला जी के कर कमलों द्वारा, जो स्वयं सरस्वती के वरद पुत्री हैं, उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब विषय डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, जो एक प्रखर वक्ता हैं, लेखक हैं और सामाजिक सरोकारों से जिनका बहुत ही परिवार स्तर पर ही गहरा रिश्ता रहा है। आपके पिताजी स्वयं बाबू जगजीवन राम पर उन्होंने बहुत काम किया है तथा सामाजिक समरसता और सामाजिक के लिए आपके पिताजी का योगदान पूरा जगत जानता है। आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कानून में स्नातक हैं और युवा दलित आवाजों के आप को मुखर करते रहते हैं। उसको आपके द्वारा बराबर उन शोषितों, वंचितों, गिरिवासी, वनवासी और उन तमाम सारे लोगों की जो निचले पावदान पर हैं, उनकी आवाज बनकर आप न केवल एक प्रदेश बल्कि पूरे देश में और दुनिया में उनकी आवाज बनकर आप खड़े होते हैं। जहां भी उनके न्याय की बात होती है, आप निश्चित तौर पर उनकी आवाज का काम करते हैं और उन्हें न्याय कर ही रहते हैं। आप बिहार के आसपास सामाजिक राजनीतिक घटनाओं
कि तो दिलचस्पी ही हैं, राष्ट्रीय क्षितिज पर भी आपका जो है उन राजनीतिक रुचियों के साथ साथ ये तमाम सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बिंदु हैं जिन पर आप विमर्श करते हैं और अपने माध्यम से उसको आवाज देने का काम आप करते हैं। आप एक प्रोफेसर कानून पटना विश्वविद्यालय हैं और आपने अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को आपने संबोधित किया है और विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय समाज तथा मीडिया माध्यमों में भी आपके लेख, आपके विचार हमेशा लोगों को संप्रेषित करते हैं और एक नया आयाम में आप कारगर सिद्ध हुए हैं। आप शोध एवं नवाचार पर तो जोर देते ही हैं, इसके साथ ही साथ आप के आने वाले समय में शोषितों, वंचितों और दलितों के आपको लोग मसीहा के रूप में देखते हैं। निश्चित तौर पर अपने प्रखर दलित विचारों से, सामाजिक न्याय से आप सबको जोड़ने का काम करते हैं। आज का विषय है सामाजिक न्याय और बाबू जगजीवन राम। जब भी हम बाबू जगजीवन राम का नाम लेते हैं तो निश्चित तौर पर बाबू जगजीवन राम भारत के संस्कृत पुरुष के रूप में हमारे सामने मौजूद होते हैं। उनका बहुविध व्यक्तित्व न केवल एक प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए जाना जाता है। समाज, राष्ट्र और भारतीय संस्कृति कि हमेशा वे पुरोधा रहे हैं और जो स्वयं यह बात हमेशा करते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय धारा है, जो भारत की सनातन धारा है, जो भारत की सांस्कृतिक आंदोलनों के जो केंद्र रहे हैं, जैसे महामना मदन मोहन मालवीय, उनके साथ उनका अनन्य रिश्ता रहा है। उन्होंने कोलकाता में एक बड़ा शोषित, वंचित लोगों का आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। में स्वयं को बाबू जगजीवन राम में प्रस्तुत किया। न्याय और सामाजिक न्याय में अंतर है। जब हम न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो यह जो जस्टिस है वह न्यायविदों की सीमा के अंतर्गत आता है। जब भी हम सामाजिक की बात करते हैं तो यह सामाजिक न्याय हमारे राष्ट्र की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, हमारे बनाए गए सरोकार और सहकार और जो हमारी जातीय ढांचा है, जो हमारी बुनियादी ढांचा है, उसके अंतर्गत हम उन सभी लोगों को कितना अपने करीब रख पाते हैं, समाज उन्हें कितना न्याय दे पाता है। और इसके लिए समाज के विभिन्न जो लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, जो कहीं न कहीं से समाज को सशक्त करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। कानून मजबूत हो सकता है पर कानून से समाज नहीं बदलता है। जो सोशल सैंक्शंस होते हैं वो कानून से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर कानून तो बने हैं लेकिन कानून कारगर नहीं हुआ है। बाल विवाह पर कानून बना है, दहेज पर कानून बना है, बहुत सारे कानून बने हैं। कानून उतना प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि समाज उसको स्वीकार न करे, समाज उसको अंगीकार न करे और समाज उसको अपनी चेतना के साथ न जोड़े। इसीलिए आज के इस अवसर पर, आज के
मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी को मैं का अभिनंदन करता हूं और उनका सम्मान उनके प्रति व्यक्त करता हूं, उनका आदर करता हूं। और आज इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की, जो 31 वर्षों से अध्ययन के क्षेत्र में लगातार सतत अपने विभिन्न आयामों से, स्त्री विमर्श के नाम से आपका बहुविध व्यक्तित्व है। आप एक तरफ हिंदी विषय में आपके मर्मज्ञ हैं, वहीं स्त्री अध्ययन तथा एजुकेशन में जो टीचिंग एक्सपीरियंस और टीचिंग एंड लर्निंग में भी आपका बहुत बड़ा अध्येता के रूप में न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लोग आपको भली बात जानते हैं। और स्त्री अध्ययन में तो साहित्यिक आयामों से पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में आप जानी जाती हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर लगातार अपने स्वर्णिम अध्यायों की श्रृंखला को लिखने में निरंतर सतत क्रियाशील है, उसका सारा श्रेय आपको जाता है। आज पूरा देश आजादी का महोत्सव मना रहा है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह संकल्प लिया है कि आजादी के उन वीरों, रहनुमाओं, उन शहीदों को हम इसमें याद करते हुए भारत की राष्ट्रीय परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया है माध्यमों से 75 कार्यक्रम आयोजित कर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपने मध्य प्रदेश में आपने अग्रणी भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसने यह संकल्प लिया हो कि हम 75 कार्यक्रम करेंगे और 75 कार्यक्रमों के पर केंद्र लगातार आप 2.5 दर्जन से अधिक कार्यक्रम अभी तक हो चुके हैं। निश्चित तौर पर इसके लिए आपकी ही क्षमता है और आपके ही दिशा निर्देश से संभव हो सका है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आपने भारतीय शिक्षा मंडल के साथ लगातार कार्यक्रम करके एक इतिहास कायम किया है। यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय यह देश का एक पहला सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है जो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्म स्थली पर अवस्थित है, केंद्र। और आप पहली कुलपति हैं जो पूरे देश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दर्शन को, विचारों को, उनके सदप्रयासों को, उनके द्वारा दिए हुए उन भावनाओं को लोग तक संप्रेषित करने के लिए विभिन्न गांवों को आपने एडॉप्ट किया है। गांवों के दलित, शोषित, वंचित और वनवासी ग्रामों को आपने एडॉप्ट करके, स्वीकार करके निश्चित तौर पर एक अलग श्रृंखला के रूप में आप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन एक भारत श्रेष्ठ भारत सपनों को साकार करने में निरंतर प्रयत्नशील हैं, क्रियाशील हैं। और जब भी आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उसी के आपने 24 घंटे के भीतर एक खाका तैयार किया और इसके अंतर्गत 5 गांवों को आपने अडॉप्ट किया। अब जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक 1 दर्जन गांवों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एडॉप्ट किया है और उन सभी गांवों में शोषित, वंचित लोग रहते हैं, जहां पर समय समय पर विश्वविद्यालय का
शिक्षण तथा शिक्षकेतर विभाग के लोग टीम भावना के साथ वहां जाकर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। प्रधानमंत्री जी के उन आह्वान का वहां जागरण होता है, निरंतर आपके निर्देश पर टीम करती रहती है, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत शब्द कम है। प्रोफेसर आशा शुक्ला जी ने इतना बड़ा कैनवास बनाया है, एकाडमिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक बात, बहुत इतने कम समय में उसको व्यक्त करना संभव नहीं है। स्त्री अध्ययन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में आपने विस्तृत माहौल बनाने का काम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान में की है। शैक्षणिक वातावरण को विस्तार देने में निरंतर सुबह से लेकर देर रात तक क्रियाशील रहती हैं। मैं तो इसके पहले, मुझको यहाँ आए अभी करीब 4 महीने ही हुए हैं। मुझे इन दिनों में आपके साथ काम करने का जो मुझे सौभाग्य मिला और जो मैंने आपको देखा, आपके भीतर जीने की जो काम करने की जो बेचैनी है और जो कुछ करने और टीम भावना को संप्रेषित कर किसी एक ऑब्जेक्ट में लगाने की जो मुहिम, वो बड़ी शिद्दत के साथ आप के साथ जो है तत्पर रहती हैं, उसकी मॉनिटरिंग करती हैं। बहुत सीखने को आपसे मिलता है और कोई भी टीम बनाना आपसे सीखे। और निश्चित तौर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए और बाबू जगजीवन राम के उच्च आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक चेतना को निरंतर विकसित और पुष्पित पल्लवित करने के लिए आपका सदप्रयास निश्चित तौर पर अविस्मरणीय रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर आशा शुक्ला जी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और डॉक्टर गुरु प्रसाद पासवान जी को, जो अध्येता हैं कानून के साथ साथ सामाजिक ज्ञान के क्षेत्र में भी आपने बहुत कुछ किया है और करने का मन रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं। एक वाक्य कह के अपनी में वाणी राम अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल अयोग्य पुरुष नास्ति योजिक तत्र दुर्लभ। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, और कोई पुरुष अयोग्य ही नहीं होता है। यदि अयोग्य है तो निश्चित तौर पर आप मानिए, और कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसका जड़ जो औषध के काम न आता हो। यदि कोई पुरुष अयोग्य है तो वहां बनाने वाले की कमी है, और इसी बात को वाटसन नामक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी व्यक्त करते हैं। निश्चित तौर पर आज के इस बड़े क्षितिज पर फिर मैं गुरु प्रसाद और मैं अपनी वाणी को विराम देकर आज के संचालक डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर रामशंकर जी तथा इस वेब माध्यम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अध्येता, आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, उन सबको मैं सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए रामशंकर जी का आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वचन निरंतर मिलता रहे। अब मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान सर को आमंत्रित करता हूं कि वो सामाजिक न्याय और बाबू जगजीवन राम पर केंद्रित उद्बोधन कर हमें अनुग्रहित करें। सादर अभिवादन। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय वाइस चांसलर माता तुल्य प्रोफेसर शुक्ला जी, जिनका आशीर्वाद लंबे समय से मुझे, मेरे परिवार को मिलता रहा है, और जिनका मार्गदर्शन एकेडमिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पॉलिटिकल जीवन में भी लगातार मिलेगा, और आगे भी हम लोग इस मार्ग पे साथ चलेंगे। प्रोफेसर शैलीन मणि जी, जिन्होंने बड़े अद्भुत ढंग से
अभी न सिर्फ कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, कार्यक्रम की प्रासंगिकता, कार्यक्रम की संरचना और कार्यक्रम के पीछे की सोच बहुत ही सुंदरता से उन्होंने हम सबके समक्ष रखा है। और इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे विद्यार्थी जी जिनसे मैं लगातार संपर्क में था, और ये जो चेयर है, ये जो पीठ है बाबू जगजीवन राम जी के नाम पे, उसके तत्वधान में इस कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी का जीवन और सामाजिक न्याय, इस विषय पे मेरे मन में कुछ बिंदु हैं, कुछ विचार हैं, वो मैं आपके समक्ष आज साझा करूंगा। और मैं ये भी सुन रहा था कि कुछ शोधार्थी विजेता भी हमारे बीच में आज उपलब्ध हैं। आप सबके बीच में स्वयं को पाकर के मैं बड़ा अभिभूत हूं। और इस प्रकार की चर्चा, संवाद और विमर्श, ये हमारे संस्कृति के, हमारे सभ्यता के एक अटूट अभिन्न अंग है। अगर हम थोड़ा सा तह में जाएंगे तो हम पाएंगे कि हम एक डायलॉगिक सिविलाइजेशन है। हम एक ऐसे सभ्यता, एक ऐसे संस्कृति के अंग है जहां पे विमर्श की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज से नहीं, आदिकाल से। यदि देखें तो यम नचिकेता का संवाद उपनिषद में आता है, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद गीता सार में आता है, और आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्रा, वो संवाद विमर्श और चर्चा का हमेशा हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में एक प्रमुख केंद्र रहा है। और इसी नाते हम सब विश्वविद्यालय क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी स्पेस में काम करने वाले लोग हैं। हम आज के विचारक हैं, कल के चिंतक हैं, आज के लेखक हैं, कल के स्तंभकार हैं। तो इन मुद्दों पे लगातार चर्चा और विमर्श जारी रहे, ये ना सिर्फ हम लोगों की एक सामूहिक दायित्व का भाग है, बल्कि इस सनातन संस्कृति के नागरिक होने के नाते हम सबका एक मौलिक कर्तव्य भी है। एक अलग अलग विषयों पे ये मौलिक विश्लेषण होता रहे, ये बहुत आवश्यक है। अभी कल ही हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया, उनको नमन किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके योगदान को, उनकी भूमिका का स्मरण भी किया। आजादी का अमृत महोत्सव का जिक्र अभी त्रिपाठी साहब ने किया, और देखिए कितना आवश्यक होता है उन महानायिकाओं को स्मरण करना जिनके योगदान से आज हम जहां हैं वहां हैं। वो चाहे हमारे स्वतंत्रता का संग्राम हो, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो, आखिरकार क्या कारण रहे। मैं स्वयं तो अपने आप को एक एमेच्योर या फिर एक युवक शोधार्थी मानता हूं, लेकिन उस नाते मेरे मन में अनायास ही ये प्रश्न उठता है कई बार कि जो इतिहास का लेखन हुआ है, स्वतंत्रता के उपरांत जो इतिहास का लेखन हुआ है, उसके पीछे क्या मंशा थी। अब कुछ ऐसे महापुरुषों को, कुछ ऐसे महानायकों को, कुछ ऐसी महानायिकाओं को जानबूझ करके इतिहास में फुटनोट पे रखा गया, कईयों को भुला देने का प्रयास किया गया, कईयों के प्रति मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन भी हुआ। तो इस चर्चा को करना इसलिए भी आवश्यक है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जहां पे पंजाब में फतेह सिंह जी, उनके नाम पे स्मरण हो, और किस प्रकार उनका एक योगदान था कि 7 वर्ष की अल्प आयु में धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने खुद का जीवन दान देना स्वीकार किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। ऐसे अनेकों नाम हमें मिल जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बहुत सारे ऐसे कथन आए, और कोई भी महापुरुष, कोई भी राजनेता, कोई भी विचारक जब तक वो जीवित होता है तो वो किसी विचार या संगठन का हो सकता है, लेकिन मरणोपरांत वो व्यक्ति पूरे समाज का हो जाता है।
तो इस संकुचित दृष्टिकोण से किसी भी ऐसे व्यक्तित्व का आकलन करना ये किस हद तक सही है, ये मैं गलत मानता हूं। तो एक मौलिक विश्लेषण की जो परंपरा है, एक संस्कृति है, ये इसकी ज्वाला जलती रहे, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे महापुरुषों को, सरदार उधम सिंह के नाम पे, झलकारी बाई के नाम पे, 1857 की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ रानी झलकारी बाई भी थी, मध्य प्रदेश की। अब झलकारी बाई जी के योगदान पे हम स्मरण क्यों नहीं करते हैं? एक हाशिए का समाज, क्योंकि आज हम सामाजिक न्याय के विषय पे बात करने के लिए बैठे हैं, तो हाशिए के समाज के जो आइकॉन्स हैं, जो महापुरुष हैं, जो नायिकाएं हैं, उनको आइडेंटिफाई करना किसका काम है? दक्षिण भारत में आप देखिए तो अयंगली है, नारायण गुरु है। दक्षिण में जाइए आप तो तमाम अपने प्रदेशों में, अपने क्षेत्रों में ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महानायक हैं, ऐसी महानायिकाएं हैं जो आइकॉन्स के रूप में हैं। और इन आइकॉन्स को आइडेंटिफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आइकॉन्स एक पूरे के पूरे समाज को इंस्पिरेशन देते हैं। आइकॉन्स क्रिएट इंस्पिरेशन। महापुरुषों को स्मरण करने से समाज में एक आत्मबोध जागृत होता है। लेकिन जानबूझ करके एक योजनाबद्ध तरीके से एक परिवार, एक संगठन, स्वतंत्रता संग्राम की भी यदि हम बात करें तो बहुत सारी धाराएं थी। एक प्रमुख धारा थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, और उस धारा में बहुत सारी धाराओं का संगम होता था। एक धारा चल रही थी साधु संत आध्यात्मिक सत्ता की भी, एक धारा चल रही थी वामपंथ की, एक धारा चल रही थी प्रखर राष्ट्रवाद की, एक धारा चल रही थी सावरकर की। यानी कहने का अर्थ यह है कि जानबूझ करके एक संकुचित दृष्टिकोण होना, एक अपनी जो पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव को रिस्ट्रिक्ट क्यों करना? एक स्कॉलर के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक विचारक के रूप में हम सबका एक प्रमुख दायित्व बनता है कि हिस्ट्री को, इतिहास के लेखन को ऑब्जेक्टिव, तटस्थ होकर हम देखें। क्या हम वो देखने में सफल हुए हैं? क्या आज जो इतिहास का लेखन हो रहा है, इतिहास को पढ़ो लेकिन उस इतिहास को लिखने वाले इतिहासकार को भी देखो। मस्ट रीड हिस्ट्री बट ऑल्सो रीड द बैकग्राउंड ऑफ द हिस्टोरियन। तो हमने इतिहास तो देखा लेकिन इतिहासकार को नहीं देखा। ये लंबा विषय है। तो बाबू जगजीवन राम के नाम पे भी हमने देखा लंबे समय तक एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व जिन्होंने अपना संपूर्ण समाज के निर्माण में, समाज के एकीकरण के लिए न्यौछावर कर दिया। हम तो बिहार से आते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि इसी बिहार की भूमि पे बाबू जगजीवन राम जी का जन्म होता है। चंदवा गांव में 5 अप्रैल 1908 को बाबूजी का जन्म होता है। और बाबूजी का जो जीवन काल है वो लगातार आप देखेंगे तो स्कूल में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो पड़ाव उनके रहे, वो उन पड़ावों ने उनकी पर्सनालिटी को, उनके व्यक्तित्व को शेप करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बाबूजी का समर्पण आप देखो, जब हम सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो बाबूजी पढ़ाई में तो तेज थे। उनका एडमिशन होता है आरा में टाउन स्कूल में 1922 में, और वहां भी जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो दौर अलग था। वहां पे दलित समाज से आने वाले बच्चों के लिए एक अलग घड़ा की व्यवस्था थी पानी पीने के लिए। तो बाबूजी ने विरोध किया। एक बार नायास उनसे क्या हुआ कि भाई जो दूसरे समाज के बच्चों के लिए घड़ा रखा हुआ था वो उन्होंने छुआ, तो ब्राह्मण समाज के बच्चों ने उस घड़े से पानी पीना अस्वीकार किया। तो आप समझिए कि इतनी अल्प आयु में बाबूजी ने अपना विरोध दर्ज कराया और उस घड़े को फोड़ दिया। उन्होंने इस प्रकार के अत्याचार को अस्वीकार किया, इस प्रकार के बहिष्कार को अस्वीकार किया। तो ये दृष्टि होना बहुत ही आवश्यक है। जब बाबूजी एक मेधावी छात्र के रूप में 10वीं कक्षा में टॉप करते हैं तो उस समय लखनऊ में बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी वाले उनके पास आए। उनको ये तक कहा गया कि भाई आपको हम उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भी भेजने को तैयार है। लेकिन आप दूरदृष्टि देखिए, बाबूजी की माताजी
बाबू जगजीवन राम की माताजी ने अस्वीकार कहा और कहा कि भाई हम लोग क्रिश्चियन स्कूल में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे संदेह है कि आप हमारे धर्म को परिवर्तन करके आप हमें ईसाई बना देंगे। अब आप देखो, अगर आज भी ये प्रलोभन आप किसी को दो तो वो एक पल को विचार करेगा, लेकिन जब बाबू जगजीवन राम जी की बात होती है और उनकी प्रतिबद्धता की बात होती है सामाजिक एकता और सामाजिक अखंडता के प्रति, तो ये प्रेरणा वो कहां से लेते हैं? अपने घर से लेते हैं, अपने माताजी से लेते हैं कि तमाम ऐसे प्रलोभनों के बावजूद भी कि भाई आपको उच्च शिक्षा के लिए हम अमेरिका तक भेजने को तैयार है। और उस समय तो सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो लोग थे वहां तो अमेरिका जाने का फैशन था, बहुत सारे लोग थे वहां, बैरिस्टर बन के भी आते थे। तो ये अस्वीकार करना, ये कहना कि नहीं भाई हम जहां हैं हम वहां प्रसन्न हैं, हम जहां हैं हम वहां संतुष्ट हैं, हम स्वीकार करते हैं वहां कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कोई अस्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति में ये क्षमता है कि हम उन चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। तो ये समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। वो पाठशाला में जो घटना होती है, उन्होंने कहा कि भाई हम इस घड़े से पानी नहीं पिएंगे और इस व्यवस्था को हम अस्वीकार करते हैं। तो इस अल्प आयु के बालक की जो दूरदृष्टि है वो इसमें दिखता है कि इन घटनाओं की वजह से उनके व्यक्तित्व में क्या क्या परिवर्तन हुए, उनकी सोच में, उनकी दृष्टि में लगातार एक समर्पण भाव के साथ, एक जिज्ञासा के साथ। अपने शोध के दौरान हम ये भी पाते हैं कि आरा में जब बाबूजी रहते थे तो वहां पे हर रोज 3 किलोमीटर वो रेलवे स्टेशन पे जाते थे, हर रोज वो 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन चल के जाते थे। और कारण क्या था कि उस समय स्टेट्समैन अखबार आता था, स्टेट्समैन अंग्रेजी अखबार आता था, आज की तरह तो नहीं है लेकिन उस समय में अखबारों की उपलब्धता भी चुनौती होती थी। तो स्टेट्समैन न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए बाबू जगजीवन राम उस अल्प आयु में 3 किलोमीटर की पदयात्रा रोज करते थे। अब आपको पता है कि भाई अगर हम अखबार नहीं पढ़ेंगे तो जो नेशनल पॉलिटिक्स है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो आरा के चंदवा में दलित समाज में जन्म लिया हुआ ये बालक, उसकी दूरदृष्टि, उसके मन में ये बोध, उसके मन में ये जिज्ञासा जो उसको भारत के प्रथम दलित और शायद अभी तक एकमात्र दलित प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करेगा। अब ये भी मुझे सोच करके हम सबको आश्चर्य होता है कि 25 करोड़ लोगों की संख्या वाला समाज स्वतंत्र भारत के इतिहास में सिर्फ एकमात्र बार अवसर मिला है उप प्रधानमंत्री बनने का। तो आरा के चंदवा गांव में जन्म लिया हुआ ये बालक देश का उप प्रधानमंत्री बनने की चाह रखता है, इच्छा रखता है, उस पटल पे पहुंचता है, लेकिन उसकी मेहनत को भी देखना चाहिए, उसके विरोध को भी देखना चाहिए। उसके विरोध में जो ज्वाला है, उसके विरोध में जो शक्ति है, उसके विरोध के पीछे जो बोध है, उसके विरोध के पीछे जो पृष्ठभूमि है, उसको समझने की भी चेष्टा हम लोगों को करनी होगी। स्टेट्समैन अखबार के साथ वहां पे उस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित आनंद मठ, जो मूलतः बंगाली भाषा में थी, तो बाबू जगजीवन राम बंगाली भाषा सीखते हैं, अध्ययन करते हैं कि आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है हम उसको पढ़ें और समझें। तो एक शैशव काल में, बाल्य काल में इस प्रकार की दृष्टि को विकसित करना, इस प्रकार की चेतना को जागृत करना, और जिनकी माता जी की भी भूमिका, आप आज भी नई दिल्ली में कृष्णा मेनन मार्ग पे जो बाबू जगजीवन राम शांति प्रतिष्ठान है वहां जाएंगे, जो बाबूजी का आखिरी सरकारी आवास था, तो वहां पाएंगे कि बाबूजी की धर्मपत्नी स्वर्गीय इंद्राणी देवी जी जिस तुलसी के पौधा में पानी डालती थी वो आज भी वहां मौजूद है। और मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं कि तमाम विखंडित करने वाली शक्तियों को दलित समाज से जोड़ा जाता है, लेकिन उसी पीड़ा के साथ साथ मेरे मन में एक संतुष्टि होती है कि जो जमीन पे दलित आंदोलन है, जो जमीन पे दलित समाज के मुद्दे हैं, जो जमीन पे दलित समाज की आकांक्षाएं हैं, उसका इस नैरेटिव से कोई संबंध नहीं है, इस कथानक से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक।
उनके आवास पे तुलसी पूजन होना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे ये स्पष्ट होती हैं। तमाम नारे आज लगते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे भी, जिन्होंने आजीवन हिंसा अहिंसा का समर्थन किया, आजीवन उन्होंने सहयोग की बात की। उनके नाम को जोड़ करके लोग आर्मी लगा करके राजनीतिक दल स्थापित करते हैं और खुद को पॉलिटिकली स्टैब्लिश करना चाहते हैं। देखिए, अब आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते, लोगों को बरगला नहीं सकते। ऐसे महानायक, ऐसे महानायिकाओं के जीवन को पढ़ना होगा, स्मरण करना होगा, उनसे सीख लेनी होगी। शैशव काल, विद्यार्थी काल के जीवन के बाद जब बाबूजी सामाजिक जीवन में आते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने भूमिहीन दलितों के लिए आंदोलन किया, और यह सामाजिक न्याय के आंदोलन की शुरुआत थी राजनीतिक जीवन में उनके। उन्होंने कहा कि जिसकी भूमि, जो वहां पे किसानी कर रहा है, ये भूमि उसके नाम पे होनी चाहिए। अब ये पक्ष हम नहीं जानते हैं, और कैसे जानेंगे? अब जब मैं कहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक 75 वर्षों में सिर्फ एकमात्र बार ऐसा अवसर मिला है कि 25 करोड़ जिसकी समाज की संख्या है, उस समाज का एक व्यक्ति देश का उप प्रधानमंत्री बनता है, उसके जीवन के बारे में हम नहीं जानते। तो बाबू जगजीवन राम जी के विद्यार्थी जीवन को, उनके शैशव काल को, उनके सामाजिक जीवन को, ये समझना हम सबका एक दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए। 1934 में जब नेपाल और उत्तर बिहार के क्षेत्र में एक भयावह भूकंप आता है, तो उस समय जो बाबूजी ने रिलीफ के काम किए थे उसकी जिक्र नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये जानना समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। आज तक राजनीतिक भारत के इतिहास में नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व के इतिहास में इतना लंबा संसदीय जीवन काल और किसी व्यक्ति का नहीं रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा, बाबूजी ने सांसद के रूप में 1936 से लेकर के 1986 तक वो सदन के सदस्य रहे। जो व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक जीवन में होते हैं उनको पता है कि सदन का सदस्य होना एक गौरव के साथ साथ एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, और बार बार लोगों की आकांक्षाओं पे खरा उतरना 50 वर्षों तक, 1936 से 1986 तक, यह अद्भुत है। तमाम ऐसे विभागों में बाबूजी को मंत्री के रूप में भी, विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करने का सौभाग्य मिला, और उन्होंने किया। हर विभाग में जहां जहां वो मंत्री रहे, वहां वहां वो, चाहे आप 1967 से 70 का समय देखें, एक कृषि मंत्री के रूप में, एक रेल मंत्री के रूप में। रेल मंत्री के रूप में जब वो 1957 से 62 में थे, तो एक अद्भुत उन्होंने सामाजिक न्याय का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उस समय रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेलगाड़ियों का आवागमन था, तो उन्होंने रेल मंत्रालय के तहत एक ऐसे पद को तैयार किया। उस सरकारी पद का नाम था पानी पांडा। और पानी पांडा का काम होता था कि भाई जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो यात्री हैं, जो अफसर हैं, रेल विभाग के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको पानी पिलाना है। और बड़े ही परिपक्वता के साथ उन्होंने पानी पांडा का जो पद था वो आरक्षित किया दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए। वे अस्पृश्यता का उस समय था प्रकोप। तो जब पानी पीने को जो प्यासा आएगा, उसको जो पानी पिलाएगा, तो जाति बंधन टूटेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर भी जैसे जाति विहीन समाज की बात करते हैं, तो जाति विहीन समाज की कल्पना को यथार्थ रूप में नीतिगत माध्यम से जमीन पे उतारना, तो पानी पांडा का पोजीशन क्रिएट करके वहां पे दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज के लोगों को भर्ती करना और उनको ये दायित्व देना कि भाई आप यहाँ जो भी लोग आएंगे उनको पानी पिलाना आपका काम है। तो समाज में इससे एकात्मता का बोध आता है, हमें समझने की आवश्यकता है। एक कुशल प्रशासक के रूप में हम देखते हैं, कृषि मंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल था, आज हम जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र देखते हैं वो उनके समय ही आए। लेकिन एक बहुत प्रमुख योगदान जो मेरे मन में आता है, जिसकी चर्चा हम कम करते हैं, वो है रक्षा मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम का योगदान। 1971 की निर्णायक लड़ाई हुई थी।
बांग्लादेश का जन्म होता है। और 1971 की लड़ाई कई मायनों में इतिहास में एक मात्र ऐसी लड़ाई है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को एक शिकस्त दी, बल्कि पूरे मानव जाति के इतिहास में एकमात्र ऐसा युद्ध है जिससे एक नए देश का जन्म होता है। उसका 50 वर्ष हम मना रहे हैं। अभी कुछ वर्षों पहले मुझे ध्यान आता है कि बाबू जगजीवन राम को बांग्लादेश का जो टॉप मोस्ट सिविलियन ऑनर होता है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, उससे नवाजा गया। लेकिन एक रक्षा मंत्री के रूप में जो उनके दीर्घकालिक प्रयास थे, इसका जिक्र इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने भी किया है। हम सब जानते हैं हेनरी किसिंजर को। हेनरी किसिंजर बहुत लंबे समय तक ऐसे सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी के थिंकर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि बाबू जगजीवन राम वाज द मोस्ट हॉकिश डिफेंस मिनिस्टर। गैरी बास, जो कि उस समय ढाका में अमेरिकन काउंसलेट में काम करते थे, उनकी एक पुस्तक आई है द ब्लड टेलीग्राम। तो ब्लड टेलीग्राम में उन्होंने बताया किस प्रकार वहां पे सुहरावर्दी और वेस्ट पाकिस्तान के शासन में जो अत्याचार और हिंसा की घटनाएं हो रही थी। तो अपने पुस्तक ब्लड टेलीग्राम में गैरी बास लिखते हैं कि लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुक्ति में यदि किसी एक व्यक्ति का योगदान रहा है तो बाबू जगजीवन राम। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिसके इतनी सारी उपलब्धियां हैं, एक कुशल प्रशासक के रूप में, समाज को नेतृत्व देने वाले के रूप में, दलित समाज का पूरे संपूर्ण समाज का वैचारिक नेतृत्व करने वाले के रूप में उनकी कम जानकारी, ये हम सबका दुर्भाग्य है भाई। इसीलिए मुझे लगता है अभी पिछले दिनों 2015 में मुझे याद है कि बाबू जगजीवन राम की 108वीं जन्म जयंती पे केंद्र सरकार ने एक बहुत ही अद्भुत योजना की शुरुआत की, जिस योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई, जहां पे तमाम देश के जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको ये मैंडेट दिया गया। लगभग 1.25 लाख बैंक के ब्रांच है पब्लिक सेक्टर के, उनको कहा गया कि हर एक ब्रांच पे एक अनुसूचित जाति समाज का और एक महिला को आपको उद्यमी बनाना है। अब दलित समाज और अनुसूचित जाति समाज के जो लोग हैं वो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। नॉट बी जॉब सीकर्स बट बी जॉब गिवर्स। तो इस प्रकार का एक अद्भुत अनुभव होना, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रयास है जिसको हम सबको समझना चाहिए, जिसको हम सबको एक अकादमिक चिंतक के रूप में, एक सामाजिक चिंतक के रूप में स्मरण ही नहीं करना चाहिए, बल्कि बार बार लेखों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, ऐसी जो गोष्ठियां हो रही हैं लगातार उन्हें पुनर्जीवित करते रहना चाहिए, चर्चा करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जो इस चर्चा का, इस विमर्श का जो आयोजन हुआ है, उसके लिए मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैडम वाइस चांसलर जी का, इस पीठ के अध्यक्ष शैलेंद्र मनी जी का, और इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विद्यार्थी जी का। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज आप लोगों के बीच में मैंने बाबू जगजीवन राम जी के जीवन परिचय, जीवन विचार और सामाजिक न्याय में उनका योगदान और उनकी भूमिका के विषय में आपके समक्ष कुछ विचारों को रखा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही सारे पाठक अनुग्रहित हुए होंगे और हम भी अनुग्रहित हुए हैं, और आपके विचार और समस्याओं को हम अध्ययन अध्यापन के माध्यम से उनमें समाहित करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा संदर्भ है, इसमें माननीय कुलपति महोदया द्वारा बाबू जगजीवन राम उत्कृष्ट शोध आलेख जो पुरस्कार है उसमें प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाना है। अब मैं तकनीकी समन्वयक डॉक्टर बिंदिया तातेर मैडम से, मैडम प्लीज प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर बिंदिया तातेर मैडम, प्लीज अलाउ द प्रेजेंटेशन।
अब मैं आदर के साथ माननीय कुलपति मैम को आमंत्रित करता हूं कि वो पुरस्कार हेतु, प्रमाण पत्र हेतु जो हमारे प्रतिभागी रहे हैं, जिन्होंने एक अच्छे उत्कृष्ट शोध आलेख को भेजा, निश्चित समयावधि में भेजा, और उसके बाद उनमें चयन समिति की अनुशंसाओं के बाद उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर वो आए हैं, उनके लिए आदरणीय मैम द्वारा अनाउंसमेंट आज होगा। और आदरणीय मैम। नमस्कार। ये बेहद प्रसन्नता का विषय है। मैं अभी प्रिय गुरु प्रकाश जी के विषय पे बात करूंगी, लेकिन उसके पहले पुरस्कारों का समय है। और सबसे पहले तृतीय पुरस्कार हमारे 2 शोधार्थियों को जाता है। श्री सरताज सिंह, भाई जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, और अपने माइक एक बार ऑन करके थोड़ी तालियां हमें दिखाएं तो हम प्रसन्न हो। श्री सरताज सिंह, राजनीति विज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़। सरताज जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और प्रभु से प्रार्थना है कि आप बहुत अच्छे शोध कार्य करते रहें। एक और ये पुरस्कार है, मीडिया इसको आगे बढ़ाइए। विकास कहाँ है, जरा देखें, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, हमको तो दिख रहे हैं, आप सबको दिख रहे हैं। जी जी जी, बहुत बधाई। आप मीडिया अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार से हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर आपकी कलम को और विचारों को पैनापन देता रहे। द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, हाँ, पर्दे के बाहर आ गए हैं, आपका वीडियो खुल गया है, बहुत बधाई। थैंक यू मैडम। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के डीलिट के शोध छात्र हैं। आप शिक्षा विषय में डीलिट कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी जी को, बहुत। थैंक यू मैम। और अब सब लोग थोड़ा दिल थाम के बैठे और बड़ी करतल ध्वनि से ज्योति आर्या हिंडोलिया, आई रुड़की से हिंडोलिया, बड़ी प्यारी बच्चियां हैं, अच्छा और शोध आलेख था। आपको प्रथम पुरस्कार मिला है, और ये आपको बाबू जगजीवन राम उत्कृष्ट शोध आलेख पुरस्कार 2021 जो प्राप्त हुआ, उसका पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, बाबू जगजीवन राम पीठ की ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं माननीय कुलपति महोदया की अनुमति से इन सारे जो प्रतिभागी हैं जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है, 2-2 मिनट अगर ये अपने विषय पर, बाबू जगजीवन राम पर आपकी अनुमति होगी तो ये बोलेंगे। नहीं, निश्चित तौर पे हमें तो बहुत अच्छा आज ये लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति को हमने मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया जो बहुत ही योग्य विद्यार्थी रहे हैं, शोधार्थी रहे हैं और अपने शिक्षकीय जीवन में इस समय प्रविष्ट हैं, गुरु पासवान जी। और आज ये हमारे चारों बहुत ही अच्छे शोधार्थी हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें कहना चाहिए और इनको ही सुनने का और सीखने का समय है। समय सीमा की मर्यादा बस बनी रहे, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन कभी कार्यक्रम होगा तो इन समस्त लोगों को एक बार यहाँ जरूर बुलाया जाए। आगे जी सादर धन्यवाद मैम। अब मैं प्रथम स्थान प्राप्त ज्योति आर्या हिंडोलिया IIT रुड़की मैडम को आमंत्रित करता हूं कि 2 मिनट समय सीमा के अंतर्गत 2 मिनट के अंदर बाबू जगजीवन राम
और अपने आलेख के संदर्भ में आप बोलें। शुक्रिया विद्यार्थी सर। वीडियो ऑन करें सर। वीडियो ऑन है? जी 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 दिख रहा है, दिख रहा है। जी। उपस्थित गणमान्य सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति आर्या हिंडोलिया, रिसर्च स्कॉलर, IIT रुड़की। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी चयन समिति का, जिन्होंने मेरे शोध पत्र को प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया है। मैं यहाँ पर बाबू जगजीवन राम पीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी, आदरणीय कुलपति महोदया डॉक्टर आशा शुक्ला जी एवं मेरे प्रेरणा स्रोत और सहयोगी डॉक्टर आनंद जी का अभिनंदन आभार प्रकट करती हूँ। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है श्री जगजीवन राम बाबूजी, अ ग्रेट लीडर, पीसफुल फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। मेरे शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भेदभाव, जिसे हम आम भाषा में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जो पहले से हो रहा था, और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि आज भी हो रहा है, चाहे जातिवाद हो या लिंग भेद, भाषा, रंगरूप या नागरिकता का हो, यह पूरे विश्व में आज भी पाया जाता है। इस शोध पत्र में हमने बाबूजी के महत्वपूर्ण योगदान का शोध किया है कि कैसे बाबूजी ने शांतिपूर्वक भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। बाबूजी के इस योगदान को एक शोध पत्र में वर्णित करना असंभव है, परंतु संक्षिप्त रूप में मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगी। जैसे बाबूजी का मूवमेंट को 2 मिनट का ध्यान रखें मैडम, प्लीज 2 मिनट का ध्यान। जी सर, एक आध मिनट बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चे। जी सर, मैं टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखूंगी। तो मैं बात कर रही थी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का, जो मैंने अपने आलेख में भी शामिल किए हैं। पहला है, जैसे बाबूजी का शिवनारायणी मूवमेंट से जुड़ना हो, या रविदास सभा करना हो, या युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन हो, और बाबूजी का अन्य जातियों द्वारा अनावश्यक क्रिटिसाइज, दलितों को अनावश्यक क्रिटिसाइज करने पर विरोध करना हो, या फिर बाबूजी का जिस धर्म में जन्म हुआ है उसके प्रति समर्पित रहते हुए जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष करना हो। इन कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर मैं यह कहकर अपना उद्बोधन समाप्त करना चाहती हूँ कि यदि हर व्यक्ति बाबूजी के दिखाए गए मार्गों का पालन करे तो मानव जाति को इस भेदभाव की बीमारी से निजात मिल सकती है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। आप द्वितीय स्थान पर डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी जी हैं, उनसे मैं बाबू जगजीवन राम के संदर्भ में समयावधि के अंदर 2 मिनट में कृपया अपनी बात। सामाजिक न्याय और बाबू जगजीवन राम विषय पर आयोजित नेशनल वेबिनार की अध्यक्षा और बाबू भीमराव अंबेडकर सोशल साइंस विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर आभा शुक्ला मैडम का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी आचार्य बाबू जगजीवन राम पीठ का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान और इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर रामशंकर सुधारती का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी प्रतिभागी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मैं कुलपति मैडम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया कि हमने इस शोध आलेख विषय पर बाबू जगजीवन राम से जुड़ी जो भी शोध आलेख था, जो भी रिसर्च था, उसके माध्यम से हमने उनके विचारों को प्रेषित किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसा कहा गया है कि एग इज ब्रोकन इनसाइड, लाइफ बिगेन। यदि एक अंडा है, एग है, यदि वो अंदर से फूटता है तो उसके अंदर जीव की उत्पत्ति होती है, जीवन प्रारंभ होता है। इफ एग इज ब्रोकन आउटसाइड, लाइफ एंड। यदि एक अंडा है, वो यदि बाहर से फूटता है तो उसके अंदर जो जीव रहता है वो मर जाता है। इसलिए हमेशा हमें भीतर से सोचना चाहिए। और बाबू जगजीवन जी के जो विचार है, सामाजिक चेतना के, राजनीतिक चेतना के, आर्थिक चेतना के जो विचार है, वो हमारे हृदय से, हमारे मन से, हमारे अंतरात्मा से चिंतन करने के लिए प्रभावी है।
और निष्कर्ष रूप में जो हमने शोध पत्र लिखा था, जितना अध्ययन किया है, उसके रूप में निष्कर्ष रूप में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। उनका विचार मुख्य रूप से जो आधारित था, जो निष्कर्ष था, वो यह था कि ईश्वर ने हमें यह धरती उधार दी है और इस धरती पर जितना हमारा अधिकार है, उससे ज्यादा अधिकार जो इस धरती पर हमारे बाद आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाली जनरेशन है, उनका हमसे ज्यादा है। तो हम सामाजिक समानता में, आर्थिक समानता में, कानूनी समानता में हम इस प्रकार से उनके विचारों को आत्मसात करें कि आने वाली पीढ़ी को उनके उपचारों से उनके उपकारों से वंचित न होने दें। यही उनके विचारों का सार रहा है। और इसी के साथ में पुनः कुलपति महोदय और समस्त प्राध्यापक का इस आयोजन हेतु हार्दिक धन्यवाद देकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी जी। अब मैं तृतीय स्थान पर 2 प्रतिभागी रहे, जिसमें विकास कुमार को आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार रखें। विकास कुमार। विकास कुमार जी। जी माइक ऑन कर लीजिए, आप म्यूट हैं। जी जी हाँ, विकास कुमार जी तकनीकी वजह से लिफ्ट कर गए हैं। मैं सरताज सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम, वाइस चांसलर डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज मध्य प्रदेश, और डॉक्टर बाबू जगजीवन राम विद्यापीठ की मैं आयोजक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज मुझे अपने यहाँ विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मेरे जो शोध पत्र का मुख्य रूप से विषय था वह था कि भारतीय राजनीति के अंदर बाबू जगजीवन राम का जो प्रमुख योगदान रहा है, किस तरह से उन्होंने राजनीति के अंदर आकर भारत के कल्याण के लिए अपने महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इस विषय पर मैंने शोध कार्य किया था। तो निश्चित रूप से मैंने इसके अंदर यह देखा कि बाबू जगजीवन राम एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग के कल्याण पर काफी ज्यादा बल दिया, चाहे वह दलित वर्ग की बात हो। इसके अलावा ही उन्होंने जब कृषि मंत्री रहे तो किसानों के कल्याण की काफी ज्यादा उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए काफी ज्यादा कार्य किए। इसके साथ ही जब वे रेल मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान थे तो रेल की दशा में काफी ज्यादा सुधार किया कि भारतीय रेल को किस तरह से आधुनिक बनाया जाए और उसे आम जन के लिए किस तरह से एक अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। इस तरह से बाबू जगजीवन राम एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे भारत के कल्याण पर बल दिया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया। वे महात्मा गांधी के मार्ग पर हमेशा ही चलते आए थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि भारत तभी एक विकसित राष्ट्र बन सकता है जब भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा। महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर काफी ज्यादा कार्य किया गया, नई नई योजनाओं का निर्माण किया गया। और इसके साथ ही भारतीय सेना को सशक्त बनाने के लिए जब वे अपने रक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय सेना को सशक्त बनाने के लिए बाबू जगजीवन राम जी ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए और जो निर्णय लिए गए वो हमारी सेना के लिए काफी ज्यादा अच्छे साबित हुए। और आज हमारी भारतीय सेना जिस मजबूत स्थिति के अंदर खड़ी है उसमें बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उनका एक विशेष योगदान हम देख पा रहे हैं। और ज्यादा कुछ ना मैं कहता हुआ समय की कम देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यही कहूंगा कि बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा जो समाज में एकता की भावना को लेकर प्रचार प्रसार किया गया कि किस तरह समाज के अंदर हमें जातिवाद को नहीं फैलाना चाहिए और हम सभी को एक राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ मिलजुल कर रहने का जो उन्होंने संदेश दिया उसे आज अपनाने का प्रयास करना होगा। तभी आने वाले समय के अंदर भारत एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा और भारत की विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बन पाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरताज सिंह जी। विकास कुमार जी, अगर आपका माइक और आप जुड़ गए हों तो अगर बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं
हाँ, सर्वप्रथम आयोजन मंडल को मेरा प्रणाम। सर, मैं किसी तकनीकी समस्या के कारण सर मैं जुड़ने में थोड़ा विलम्ब हुआ सर। हेलो। जी 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 चलिए ठीक है जी। अगर तकनीकी व्यवधान ना हो तो आप अगर बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं, बाकी अगर तकनीकी समस्या है तो मुझसे। जी सर, जी सर, मैं अपने विचार रखना चाहूंगा सर। जी जी तो रखिए। सर, उसके लेखन के दौरान चीजें महसूस की कि देश में कहाँ जो दलित नेता है, जो दलित चिंतक है वर्तमान, उन सबका अपना अपना एक राज्य निर्धारित हो गया है कि ये उस प्रदेश के हैं, ये उस प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश का है, बिहार के मुद्दों पर वो मुखरता से अपनी बात नहीं रख पा रहा है। जो उत्तर प्रदेश के हैं वो मध्य प्रदेश की घटनाओं पर अपनी विचार नहीं रख पाते हैं उतनी मजबूती से। लेकिन जगजीवन राम एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी स्वीकार्यता किसी क्षेत्र आधारित नहीं थी। वो उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में थी और वो पूरे देश के मुद्दों को लेकर चलते थे और उस पर अपनी बात रखते थे। तो आज हमें जरूरत है कि हम क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठें, जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठें, क्योंकि जगजीवन राम भी सिर्फ दलितों के चिंतक नहीं थे, सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे। उन्होंने पूरे राष्ट्र को लेकर अपने विचार दिए। उनकी जो दूरदर्शिता थी वो पूरे राष्ट्र को लेकर थी। मुझे लगता है कि वर्तमान संदर्भ में हमें उनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है और उसके सभी नागरिक। जबकि वर्तमान में जी कई जी सारे जी ऐसे प्रकरण आए। उत्तराखंड का भी अभी हालिया मामला है जो भोजन माता का, उसमें हमने देखा। शेरन जी अपना माइक बंद करिए। जी मैम। जी तो अभी हालिया प्रकरण, कई सारे ऐसे प्रकरण हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड का ही ताजा मामला है जहाँ भोजन माता का विवाद चला, जहाँ स्कूल में आप खाना प्लीज बनाने से मना कर दिया, शॉर्ट में बच्चों ने करें उनके हाथ पे खाना खाने से। तो ऐसे जी जी विकास जी। तो ऐसे सारे मुद्दों को जो जी 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 सर, मैं बस समराइज कर रहा हूँ। तो हमें बाबू जगजीवन राम से, उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए एक राष्ट्र चिंतन की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ जाति आधारित चिंतन की। बाकी मुझे अपनी बात रखने के लिए, समय देने के लिए सभी का धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया को आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से अनुग्रहित कर कृतार्थ करें। माननीय मैडम। आज ये कहाँ से आवाज आ रही है? रामशंकर, तुम्हारे वहां से आ रही है? कहाँ से आ रही है रामशंकर? माइक म्यूट है मैम इधर की तरफ। अच्छा, थोड़ा सा ठीक है। आज हमारे विश्वविद्यालय की केंद्र शासन द्वारा पोषित बाबू जगजीवन राम पीठ के अंतर्गत एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में 2 हिस्सों में हम लोगों ने बातचीत करी। एक राष्ट्रीय वेब स्मृति परिसंवाद, जिसका विषय सामाजिक न्याय और बाबू जगजीवन राम, और दूसरा बाबू जगजीवन राम उत्कृष्ट शोध आलेख पुरस्कार प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम लोगों ने यशस्वी प्रखर वक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी को आमंत्रित किया। गुरु हैं क्या इस समय कार्यक्रम में? देखें आप। गुरु अभी प्रकाश मैम सर पासवान जी को, और सर का ये कहना था कि किसी कार्यक्रम में है
तो इस वजह से हाँ, मेरे पास भी आया, इसीलिए मैंने पूछा। गुरु प्रकाश पासवान एक बेहद शालीन, मुखर और बेबाकी से बात करने वाले एक ऐसे युवा शिक्षक हैं, एक ऐसे नेतृत्व करता है जो न केवल इस चीजों में खुद उसको प्रमुखता से नेतृत्व करते हैं, बल्कि रास्ता भी बतलाते हैं। ये बात तो निश्चित है कि इतिहास में जब हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव पे तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, लगभग आधे कार्यक्रम हम 75 कार्यक्रम में कर चुके हैं, तो बार बार हम सबको ये महसूस होता है कि इतिहास का जो दस्तावेजीकरण हुआ उसमें परिमार्जन, संशोधन और जोड़ने की आवश्यकताएं हैं। और ये इतिहासकारों के लिए बहुत चुनौती का विषय है कि जिसने भी राष्ट्र हित में, समाज हित में निज हित लाभ को छोड़ के कार्य किया है, उसके बारे में वो चिंता करें, बात करें। केंद्र सरकार द्वारा पोषित 5 पीठ हैं, जिसमें एक पीठ हमारे विश्वविद्यालय में भी है, बाबू जगजीवन राम पे। और ये स्पष्ट है कि ये विश्वविद्यालय सामाजिक समरसता को लेकर निश्चित तौर पर ऐसे कार्यों को कर रहा होगा, तभी इस पीठ की स्थापना इस विश्वविद्यालय में हुई। मुझे आरा विश्वविद्यालय जाने का भी अवसर मिला, एक यूजीसी टीम में बहुत करीब से देखने का मौका मिला। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि बाबू जगजीवन राम की जीवन यात्रा की शुरुआत वहीं से हुई, बिहार से हुई। उनका जो लेखन है उस पे बार बार विमर्श करने की जरूरत है। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जाति, वर्ण और धर्म व्यवस्था से ऊपर वंचित और शोषित वर्गों के लिए न केवल काम किया, न एक वैचारिक धारा बनाई, बल्कि राष्ट्रीय क्षितिज की राजनीति पर शीर्ष नेतृत्व भी किया और कई दशकों तक किया। ये बहुत अनुकरणीय बात है, इस पे बार बार बात होनी चाहिए। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में और विश्व के जिस फलक में जिन लोगों ने कार्य किए हैं, अगर उनका सही मूल्यांकन समाज में, इतिहास में नहीं होगा, तो अब तय माने कि हम अगली अपनी युवा पीढ़ी को उन सारे तथ्यों की जानकारी से वंचित कर देंगे जो, और उन नेतृत्वकारी गुणों को, उन विचारों को उनमें रोपित करने से वंचित कर देंगे जो रोपित होने चाहिए। एक ऐसे ही वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे बाबू जगजीवन राम। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में और डॉक्टर रामशंकर विद्यार्थी के अनवरत अहरनिश सद प्रयासों से हमारे विश्वविद्यालय में इस पीठ के अंतर्गत ऐसे ऐसे कार्य होंगे जो समाज में होने चाहिए और समाज के लिए उदाहरण बनेंगे। सामाजिक समरसता का एक पाठ्यक्रम बाबू जगजीवन राम पीठ से अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा, जो कि मूल बुनियाद है इस पीठ की। अंबेडकर पीठ से भी शुरू हो जाएगा। इस पीठ से बाबू जगजीवन राम पर रिसर्च जर्नल आ रहा है। चूंकि हमारे शोधार्थी, पुरस्कृत शोधार्थी जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सूचना भी है और इस सूचना का प्रचार प्रसार भी करें कि वो अपने विचारों को, शोध परिक विचारों को इस रिसर्च जर्नल के लिए भेजें और अपने इष्ट मित्रों तक ये जानकारी भेजें कि बाबू जगजीवन राम पर केंद्रित एक रिसर्च जर्नल ब्राउज में शीघ्र प्रकाशित हो जाएगा। और मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत हम इसको प्रकाशित कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए बड़े गंभीर स्तर पर
हमारे दोनों योद्धा इसके लिए प्रयासरत हैं, प्रोफेसर शैलेंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रामशंकर विद्यार्थी। हमारे यहाँ एक पत्रिका आ रही है, हमारे यहाँ पुस्तक आ रही है। अगर आप में से कोई किसी को लगता है कि एक ऐसी पुस्तक में उसका संपादित आलेख होना चाहिए बाबू जगजीवन राम के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेके, तो वो जरूर भेजें। हम कुछ गांव में एक्सटेंशन एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और हर तरीके से इसके प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और एक तरीके से उस अत्यंत इतिहास के और राजनीति के क्षितिज के महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है, हम सब महसूस करते हैं आपके योगदान को, उस योगदान को हम जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान के बहुत ही अच्छे व्याख्यान के लिए उनको बधाई, और उनसे आप ये जरूर कहें कि वो अपना लिखित एक पर्चा भेजें जिसे आप प्रकाशित करें। आज हमारे जितने लोगों ने, जितने हमारे शोधार्थी ज्योति, सुरेंद्र, सरताज और विकास, एक तो ये पूरे भौगोलिक फलक से ब्राउज को कनेक्ट करते हैं। अब ये ब्राउज के लोग हैं, ब्राउज के शोधार्थी हैं, ब्राउज के विद्यार्थी हैं, ब्राउज से पुरस्कृत हुए हैं, उनका एक भावनात्मक कनेक्ट भी है। मैं उन सबको बधाई देती हूँ और उनके शोध परख यशस्वी जीवन की कामना करती हूँ। और इस सफल आयोजन के लिए प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, डॉक्टर रामशंकर, डॉक्टर बिंदिया, डॉक्टर मनोज गुप्ता, प्रोफेसर देवनाथ और जितनी भी टीम इसमें जुड़ी रही है, उन सब के प्रति बहुत साधुवाद देती हूँ और आश्वस्त होती हूँ कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और भविष्य में इसमें और सफलता, गुणात्मक चीजों को निश्चित तौर पर बहुत बढ़ाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका आशीर्वचन निरंतर मिलता रहे, आपके मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर प्रगति करते रहें। अब मैं बड़े ही आदर के साथ अपने सहयोगी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, शोध अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर चेयर को आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन कर कृपा करें। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता। सादर धन्यवाद डॉक्टर रामशंकर जी। आज का जो यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, सामाजिक न्याय और बाबू जगजीवन राम, इस विषय पर इस आयोजन के लिए इसके मार्गदर्शक, इसके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी सर, चेयर प्रोफेसर और अधिष्ठाता छात्र कल्याण, और डॉक्टर रामशंकर जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से और सामाजिक न्याय और बाबू जगजीवन राम के जो विचार हैं उनको लेकर एक वैचारिक क्रांति, जो एक चिंतन है, उसको आगे बढ़ाया। आप सभी मार्गदर्शक और इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में बहुत ही विनम्रता पूर्वक हमारे साथ जुड़े, जिनका मार्गदर्शन हम सभी को मिला, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान सर, पटना विश्वविद्यालय से। सर, आपका विश्वविद्यालय परिवार और बाबू जगजीवन राम पीठ दोनों आभारी है कि आप जब भी हम लोग आपको वैचारिक उद्बोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं, आप सहजता से हम सभी को अपना समय देते हैं। आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। और इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो शोध पीठ बाबू जगजीवन राम के नाम पर है, हमारा पूरा काम ही इस पे है कि हम इस तरह के विचारों को अध्ययन, अध्यापन और खास तौर से रिसर्च के माध्यम से हम लोग पूरा कर पाएँ। तो उसके लिए एक जो आयोजन किया गया था, एक जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसके सभी प्रतिभागियों को ज्योति आर्या जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, विकास कुमार जी, सरताज सिंह, इन सभी का
इन सभी को हम बधाई भी देना चाहते हैं और आभार भी प्रकट करते हैं कि वर्चुअल माध्यम से आप अपने अकादमिक जो आपका कौशल है, जो आपका शोध है, वो हम तक पहुंचा। और जितने अन्य प्रतिभागी जिन्होंने इसमें भाग लिया, बहुत ही एक कठिन था इस पूरे जो एक प्रतियोगिता थी इसको हम लोगों को निर्णय तक पहुंचने में, लेकिन उन सभी का सहयोग और जो पुरस्कृत हुए हैं, एक तो ये सम्मान है, और जो हमारे साथ जिन्होंने सहयोग किया, जिनका पत्र आया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वविद्यालय परिवार की पूरी टीम, हमारे सभी अधिष्ठाता, कुलसचिव महोदय और पूरी हमारी टीम, सभी को हम विश्वविद्यालय परिवार और बाबू जगजीवन राम चेयर की तरफ से सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग ऐसे ही निरंतर हम सभी को मिलता रहे। आप सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी। आप सभी प्रतिभागियों से अनुरोध भी है कि आप अपने शोध आलेख, जो अन्य आपके ये जो शोध आलेख शामिल हुए हैं, इनके अलावा भी आप कोई भी शोध आलेख बाबू जगजीवन राम के विभिन्न पक्षों पर केंद्रित आप भेज सकते हैं। और आप लोगों के पास तो ईमेल आईडी है ही, अन्यत्र जो भी अच्छे शोधार्थी हैं, अच्छे लेखक हैं, उनसे आप कह करके, जैसा कि माननीय कुलपति महोदय का आदेश है कि उस आदेशित हुआ है कि उसमें पुस्तक, जर्नल और मैगजीन की शुरुआत होनी है, तो आप सभी के लिए आमंत्रित है। अब मैं माननीय कुलपति महोदय के अनुमति से कार्यक्रम समापन की अनुमति चाहता हूँ। जी जरूर, समाप्त कीजिए जी। सादर धन्यवाद मैम। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सभी को बहुत प्रमाण बधाई। पत्र ईमेल पर थैंक यू मैडम।